Hello everybody, welcome to today's video on analyzing previous year questions of UPSC prelims. तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में अभी 20 यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में अभी 5 से 6 महीने ही हैं और हमारा टारगेट ये है कि हम यूपीएस 2026 में 110 प्लस स्कोर करें और वो भी बहुत बिना किसी ज़्यादा माथापच्ची के, मतलब बिना अपने 4-5 महीने उसमें दिए और बिना 30-40 मॉक टेस्ट दिए और बिना हम अपना कीमती पैसा खर्च किए अननेसेसरी कोर्सेज के पीछे, बिना अननेसेसरी करंट अफेयर्स की छोटी छोटी डिटेल्स याद किए और खूब सारी एंग्जाइटी लिए। क्योंकि यार वो डिटेल्स याद करने से जो एंग्जाइटी होती है ना कि क्या याद नहीं है, क्या याद है, क्या याद नहीं है, दैट इज़ वेरी डिबिलिटेटिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक स्मार्ट और ऑल्टरनेटिव अप्रोच को फॉलो करेंगे। ठीक है, जिससे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो एग्जामिनर का माइंडसेट है उसको समझने की कोशिश करेंगे और उनको फिर हम आगे वाले 1 साल में लगाएंगे, 2026 में लगाएंगे। तो हम 2015 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। 11 साल के क्वेश्चंस हो जाएंगे ये, और यहाँ से हम जो भी सीखेंगे वो हम 2026 में लगाएंगे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको रूल्स, फ्रेमवर्क्स और टेक्निक्स जो मैंने इन्हीं क्वेश्चन से सीखी है, इन्हीं 11 साल के क्वेश्चन से। और ये हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ 2026 में। सो और फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज द क्वेश्चन नंबर 45। द टर्म गोल्डिलॉक्स जोन इज often seen in the news in context of. Okay, so statement A says the limits of habitable zone above the surface of the earth. Okay, नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज, अभी इसका मुझे पता नहीं है। ठीक है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे गोल्डिलॉक्स जोन के बारे में पता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज रीजन इनसाइड द अर्थ वेयर शेल गैस इज अवेलेबल। ठीक है भाई। नेक्स्ट सेज सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस, एंड डी सेज सर्च फॉर मेटेरियल्स कंटेनिंग प्रेशियस मेटल्स। सो हेयर आई हैव हिट द जैकपॉट। यहाँ भी सर्च फॉर है, यहाँ भी सर्च फॉर है। तो मैंने एक ये रूल बताया था कि दो, कोई भी दो सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस होंगे ना, जैसे यहाँ सी और डी है, सर्च फॉर, आंसर उन्हीं में से एक होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि एग्जामिनर जो है ही वॉन्ट्स टू कंफ्यूज अस पास पास के दो ऑप्शन देके। और मैंने आपको ये लॉजिक में बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी बार बार रिपीट करता रहूंगा ताकि यू गेट ए हैंग ऑफ इट और जो नए लोग आए हैं उन्हें भी पता लग जाए। ठीक है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर आप भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाओगे ना, तो आप कोशिश करोगे कि आपका जो ऑप्शन सही है उसके पास का आप एक आधा कोई गलत ऑप्शन बनाओ। आपके दिमाग में आपको लग रहा है कि आप अगले बंदे को कंफ्यूज कर रहे हो, लेकिन उसी बंदे ने अगर आपका पैटर्न ये समझ लिया तो वो उसको यूज कर सकता है सही आंसर तक पहुंचने के लिए। तो आपके पैटर्न का ही यूज करके वो उसने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट ही कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि आंसर पास पास में से ही होगा। ठीक है, सो इन दोनों में से आंसर होगा, तो इन दोनों को मैं एलिमिनेट कर चुका हूँ। सर्च फॉर अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस, ओके हो सकता है। सर्च फॉर मेटेरियल्स कंटेनिंग प्रेशियस मेटल्स, ठीक है। अब यार ये देखो, कॉमन सेंस लगाओ कि अर्थ लाइक प्लैनेट्स का हम सर्च करते रहते हैं, आप भी न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होगे, इंस्टाग्राम, रेडिट, किसी भी सोशल मीडिया पे भी देखते होगे कि वो प्लेनेट मिला है, BY X 2 3 4 ऐसे करके प्लैनेट्स के नाम होते हैं दूर दूर गैलेक्सीज में। और वहाँ पे पानी मिला है और वहाँ पे आइस मिली है, वहाँ पे CO2 मिला है, ये सब मिला है। तो ये सब अपन पढ़ते रहते हैं, लेकिन अपन ये कभी नहीं पढ़ते कि भाई कोई मेटेरियल्स को हम चेक कर रहे हैं और उसमें से प्रेशियस मेटल्स वगैरह निकाल रहे हैं। ठीक है, तो दिस साउंड्स लाइक साइंस फिक्शन, और ये बनाई हुई स्टेटमेंट लग रही है झूठ बेचने के लिए। मतलब किसी ने बिना किसी एफर्ट के और ये स्टेटमेंट बनाई है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि यूपीएससी 9 आउट ऑफ 10 टाइम स्टेटमेंट्स को उठाता है और 1 आउट ऑफ 10 टाइम स्टेटमेंट को बनाता है। दिस इज दोज 1 आउट ऑफ 10 टाइम्स। और ये इतना ऑब्वियस कर दिया है ना उसने कि कंटेनिंग प्रेशियस मेटल्स, तो कि ये भाई ऐसा लग रहा है कि कोई मूवी है टॉम क्रूज की और उसका कोई प्लॉट है। ठीक है, दिस दिस डज नॉट मेक सेंस, सो आंसर वुड बी सी। ठीक है, अब 46। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट टाइप्स ऑफ ट्रिक्स एंड मेंटल फ्रेमवर्क्स टू सॉल्व हिस्ट्री क्वेश्चंस। और ये मुझे पिछले साल ही पता लगा था, और आई थिंक ये बहुत सारे लोगों को अभी पता भी नहीं है। तो
इसमें क्या है कि हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च ऑन तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। तो बेसिकली ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहा है। तो ऑप्शंस, ये चार ऑप्शंस हैं। तो ये रूल बता देता हूँ मैं, ये रूल, मेंटल फ्रेमवर्क, टेक्निक, आप इसको जो बोलो, हिस्ट्री के क्वेश्चंस में ये लागू होता है कि यार अगर कोई छोटी चीज दी है ना, तो हम हमसे वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं यूपीएससी वाले, कि अगर कोई बड़ी पर्सनैलिटी है ना, तो हम उनकी छोटी से छोटी चीज भी याद रखेंगे। ठीक है, जैसे गांधी की हमें सारी छोटी से छोटी चीजें भी याद हैं, कि भाई उनका साउथ अफ्रीका में न्यूज़पेपर का क्या नाम था, उनके आश्रम का क्या नाम था, आश्रम किससे इंस्पायर्ड था, वो कौन से प्रोविंस में गए, फिर इंडिया में आके वो कहाँ कहाँ गए, उनके गुरु कौन थे, वो सब पता है अपने को। ठीक है, लेकिन कोई लेसर नोन पर्सनैलिटी है ना अगर फ्रीडम मूवमेंट में या फिर हिस्ट्री में भी, तो उनकी सिर्फ हमें मेजर चीजें पता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो, मैं किसका एग्जांपल दूं आपको, अम, जैसे लाला लाजपत राय वुड बी ए लेसर नॉन पर्सनैलिटी। ठीक है, तो हमें पता है कि साइमन कमीशन में लाठीचार्ज हुआ था, तो उसमें उनकी डेथ के बाद भगत सिंह गोट वेरी इनरेज्ड। ठीक है, और भी आप एग्जांपल्स निकाल सकते हो, जैसे कि अभी आई एम ब्लैंकिंग, देयर आर नॉट मैनी एग्जांपल्स दैट आर कमिंग टू माय हेड, लेकिन यू विल सी मैनी एग्जांपल्स कि, हाँ, जैसे कि आईएनए ट्रायल्स हुए थे। ठीक है, तो उसमें जो 3 सोल्जर्स के नाम है, आई थिंक उन उनके नाम भी मेरे को अभी याद नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री मेरे को रिवाइज करनी है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन वो तीनों के नाम आपको याद क्यों है? दे आर लेसर नोन पर्सनैलिटीज ऑफ फ्रीडम फाइटर, अमंग द फ्रीडम फाइटर्स, लेकिन आईएनए ट्रायल्स वाज अ वेरी बिग थिंग, तो वो लोग फेमस हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि बुल्ला भाई देसाई थे, तो देसाई लियाकत पैक्ट आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो दीज गाइज वर लेसर नोन पर्सनैलिटीज ऑफ फ्रीडम फाइट अमंग द फ्रीडम फाइटर्स, लेकिन देसाई लियाकत पैक्ट वाज अ बिग थिंग, तो इनकी हम सिर्फ बड़े वाली चीज पढ़ते हैं। ठीक है, आईएनए ट्रायल्स वाले प्रिजनर्स की सिर्फ हम आईएनए ट्रायल्स पढ़ते हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ते। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, छोटी चीज के साथ बड़ी पर्सनैलिटी, क्योंकि बड़ी पर्सनैलिटी का अपने को सब कुछ पता होना चाहिए, और अगर कोई बड़ी चीज दी हुई है ना, तो छोटी पर्सनैलिटी विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये रूल है। क्यों? क्योंकि बड़ी पर्सनैलिटी का एक्सपेक्टेड है कि हम छोटी से छोटी चीज पढ़ेंगे, और जो छोटी, मतलब छोटी बड़ी का इन द सेंस दिस आर नॉट पॉलिटिकली करेक्ट टर्म्स, और हमको ऐसा यूज नहीं करना चाहिए। लेसर नॉन पर्सनैलिटीज जो हैं, उनका हमें सिर्फ बड़ी से बड़ी चीज जो उन्होंने करी है वही पढ़ेंगे, क्योंकि दैट मैटर्स। ठीक है, तो और ये कॉमन सेंस है कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है, तो दिस इज ये छोटी चीज है। तो चिदम्बरम पिल्लाई, के कामराज, एनी बिसेंट, दीज, हु इज द मोस्ट फेमस पर्सन अमंग दिस, ये छोटी चीज का मतलब, वो सबसे बड़ी पर्सनैलिटी कौन थे फ्रीडम मूवमेंट में? सो सी राजा गोपालाचारी was the biggest personality. He was even in the race of becoming prime minister of India. ठीक है, सो ये एक फन फैक्ट है कि गांधी ने नेहरू जी को प्रेफर किया था, क्योंकि नेहरू जी वाज मच यंगर देन सी राजा गोपालाचारी, और बट नेहरू जी डाइड मच अर्लियर देन सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर सी राजा गोपालाचारी इंडिया के पीएम होते ना यार, so our country would have been on a different trajectory, because he was a capitalist and he was not a socialist and he was not a fan of socialist and communist ideas. तो इन्होंने स्वराज्य पार्टी भी बनाई थी। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते थे और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते थे अमेरिकन मॉडल के ऊपर। ठीक है, सो ये आप देख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि इकोनॉमी वगैरह पे भी कभी वीडियो बनाई जाए, कभी ऐसे चिट चैट करी जाए, क्योंकि इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड पॉलिटी, दीज आर सम ऑफ माय स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। तो मैं कोशिश करूंगा कि कभी ना कभी इस पे बनाया जाए। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मेरे को बताना, अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे तभी बनाने में मजा है, वरना कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47। अब यार इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा, ना कोई रूल है, इसमें मैंने बस ऐसे ही देखा था जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को किया था। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा
and undertook to rule his new kingdom at agent of deity whom all the agent of a deity to whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong. ठीक है, तो यहाँ पे कृष्णा था, यहाँ पे कृष्णा था, तो कृष्णा को हम हरि भी कहते हैं, तो उससे मैंने ये लॉजिक लगाया था। लेकिन आप ऐसे कर सकते हो, मतलब ये सब लेकिन बिल्कुल ही लास्ट उस पे होना चाहिए, लास्ट वो करना है ये। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिजोर्ट आप ये सब लॉजिक लगाओ, और उससे भी आंसर कई बार आ जाता है। ठीक है, तो who among the following founded a new city on the bank south bank of a tributary and undertook to rule his new kingdom as a, हाँ तो ये रिवर के साउथ में जो सारी लैंड थी वो एक डेटी को बिलोंग करती थी, तो मैंने अज्यूम किया था कि वो डेटी लॉर्ड कृष्णा ही होंगे। ठीक है, तो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 48। इसको वैसे आप हटा भी सकते हो, दिस इज नॉट अ मेंटल फ्रेमवर्क, और ये कोई डेटा ड्रिवन नहीं है। ये ये ऐसा था कि मैंने 1995 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए थे, और ये पेपर जब मैं सोल्व कर रहा था आई थिंक पिछले या पिछले साल, पिछले या उससे पिछले साल, तो मैंने कर दिए थे। अब मेरे को ये था कि 100 क्वेश्चंस के राउंड में करता ही हूँ हर बार, अगर मेरे को कुछ भी लॉजिक नहीं लग रहा तभी मैं क्वेश्चन को छोड़ के आता हूँ। तो आई टुक अ रिस्क कि ये लॉजिक हो सकता है, ऐसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी इजीली अपन कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, उस टाइम पे सही भी हो गया था, तो आई गॉट वेरी हैप्पी, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें भी वही हिस्ट्री वाला, छोटी चीज़ मतलब बड़ी पर्सनैलिटी, बड़ी चीज़ मतलब लेसर नॉन पर्सनैलिटी, तो ये यही लॉजिक इसमें भी लागू हो रहा है। ठीक है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरोजनी नायडू। ठीक है, तो यार क्या है कि यूपीएससी है ना, अपन ने देखा था ये भी एक रूल है कि फर्स्ट हाईएस्ट लार्जेस्ट ये सब है ना वो गलत देता है। वो गलत क्यों देता है? क्योंकि इसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। तो मैंने बताया था कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स दे पिक स्टेटमेंट्स। तो मैंने मान लो मैं एमसीक्यू बना रहा हूँ, मैंने कहीं से स्टेटमेंट उठाई, किसी बुक से उठाई, किसी आर्टिकल से उठाई, या किसी वेबसाइट से उठाया। ठीक है, सो मेरे लिए इजीली एमसीक्यू बनाने का तरीका ये है कि मैं उसमें से ही कुछ चेंज कर दूँ। तो मान लो कि अगर सरोजिनी नायडू 5th वुमेन प्रेसिडेंट थी तो मैं उनको फर्स्ट बोल दूँ। ठीक है, या फिर मैं उनको 10th बोल दूँ। तो डेटा को, फैक्ट्स को, इनको चेंज करना बहुत ईजी है मेरे लिए, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो आप भी अगर एमसीक्यूज वगैरह बनाते हो ना लगातार, तो यू वुड डू दिस। ठीक है, और यूपीएससी मतलब सिर्फ एक या दो लेवल के ट्रैप्स खेलते हैं। ठीक है, इतने सिंपल सिंपल कि डेटा चेंज कर देगा, फैक्ट्स चेंज कर देगा, ऑर्गेनाइजेशंस चेंज कर देगा, मिनिस्ट्री, जो कि बहुत सिंपल है, जो कि आप अगर मान लो बहुत ही न्यूबी हो ना एमसीक्यूज बनाने में तो भी आप वो करोगे। लेकिन कोचिंग के मॉक टेस्ट वाले जो बनाते हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो बहुत ही ऐसी चीजें चेंज करते हैं जो बंदा एक बार में नहीं सोच पाता कि ये चेंज करना है। ठीक है, तो वो खुद से स्टेटमेंट्स बनाएंगे या फिर चैट जीपीटी से स्टेटमेंट्स बनवाएंगे, तो दे ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स। इसीलिए मॉक टेस्ट वगैरह देने का कुछ खास फायदा है नहीं, 4-5 दे देना कि टाइम मैनेजमेंट हो जाए। ठीक है, कि भाई आप किस टाइम पे कितने क्वेश्चन कर लेते हो, उनके आंसर वगैरह भी देखने की कोई खास जरूरत है नहीं, स्टैटिक का देख सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये हुआ कि फर्स्ट आया, तो मुझे लग रहा था ये गलत है। ठीक है, देन ये आया कि हाँ, तो ये फर्स्ट आया तो मुझे लगा कि ये गलत है। ठीक है, तो मैंने इसको गलत अज्यूम करके मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा। नेक्स्ट स्टेटमेंट से इज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बहरुद्दीन तैयब जी। अब क्या है कि यहाँ पे भी फर्स्ट है तो ये भी हो सकता है, लेकिन अब मैंने इसमें ये लॉजिक लगाया कि दिस सॉरी दिस फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट वाज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, तो ये बड़ी चीज है, अगर ये छोटी पर्सनैलिटी के साथ दी है ना तो मतलब उन्होंने सही दी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इट्स अ बिग थिंग, और ये लेसर नोन पर्सनैलिटी वाज बहरुद्दीन तैयब जी। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट, sorry it's not Behruddin, it's Badruddin Taib ji. So I am not expected to read and learn everything about Mr. Badruddin Taib जी, लेकिन मुझे उनकी बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें याद होनी चाहिए, यूपीएससी ये एक्सपेक्ट करता है। तो दिस इज़ अ बिग थिंग,
एंड ही इज लेसन नोन पर्सनैलिटी। और फिर मैंने ये लॉजिक लगाया इसमें कि यूपीएससी जनरली एक ही ट्रैप खेलता है एक क्वेश्चन में, ठीक है। और इसमें एक रूल और लगेगा जो कि आप आगे देखोगे कि एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, आप अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी ना, तो ये वाला जो ऑप्शन टाइप है, ठीक है, ऑप्शन टाइप्स का भी एक अपना रूल है जो कि मैं बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि अगर ये वाला ऑप्शन टाइप है ना यार, तो वन ओनली या टू ओनली होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा और आप कंफ्यूज्ड हो कि एक ही स्टेटमेंट आंसर होगा, तो इन दोनों में से ही आप टिक करना, ठीक है। सो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चन इस लॉजिक से भी सही होते हैं, ठीक है। तो अब आंसर अपना क्या होगा कि पहला स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ था। और सरोजनी नायडू इज अ बिग पर्सनैलिटी, ठीक है, तो उनके बारे में ये था कि हमें सब कुछ एक्सपेक्टेड है याद होना, ठीक है। तो बड़ी चीज के साथ बड़ी चीज कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा, ठीक। अगर इनके साथ उनकी कोई छोटी चीज दी होती तो फिर कोई कॉम्बिनेशन सही बन रहा था हिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो इसका हो जाएगा, ये गया और ये सही हुआ। सो आंसर वुड बी टू ओनली, ठीक है। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 49। So question number 49 says, which of the following statements regarding green climate fund is or are correct? ठीक है, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में दिया हुआ है। अब अपन एज्यूम कर रहे हैं कि अपन ने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा। तो स्टेटमेंट वन सेज इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो मैंने ये रूल बताया था कि अगर कोई भी स्कीम दी हो, कोई फंड दिया हो, या फिर कोई भी पॉलिसी या फिर इंटरवेंशन दिया हो, तो उसका जो इंटेंशन होगा ना, वो यूपीएससी गलत नहीं देता है। वो क्यों नहीं देता है? क्योंकि 9 out of 10 टाइम सेम वही लॉजिक, वो स्टेटमेंट्स उठाते हैं। तो उन्होंने ये वाला स्टेटमेंट देखो उठाया हुआ लग रहा है, बहुत ही फॉर्मल टोन है और ऐसा लग रहा है कि किसी बुक से डायरेक्ट उठाया है। और क्लाइमेट फंड है, तो अपने को ये तो पता ही है कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देते हैं क्योंकि उनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट और अडेप्ट करने की। तो यहाँ पे अडेप्टेशन भी है, मिटिगेशन भी है, और डेवलपिंग कंट्रीज भी है, और इंटेंशन भी है। तो मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाई, ग्रीन क्लाइमेट फंड। मान लो कि मैं एग्जामिनर हूँ, मैंने क्वेश्चन बनाया है, तो कहीं पे ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी, मैंने डायरेक्ट उठा ली, ठीक है। सो और बहुत ही माइल्ड सी सॉफ्ट सी स्टेटमेंट है, तो आई विल अज्यूम दिस टू बी करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं। इट इज फाउंडेड अंडर द एजिस ऑफ यूएनईपी, ओईसीडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। तो यार ये भी एक रूल याद रख लो कि यूपीएससी है ना, अगर ऑर्गेनाइजेशंस का कॉम्बिनेशन है, मिनिस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन है, वो हमेशा गलत देता है। वो क्यों गलत देगा? कि मैंने ग्रीन क्लाइमेट फंड कहीं कहीं पे मैंने देखा, ये एमसीक्यू मेरे को बनाना था, तो उसका इंटेंशन मैंने सही दे दिया। क्योंकि अगर मान लो इंटेंशन मैं गलत देता ना, तो उसके लिए मेरे को ये स्टेटमेंट दोबारा बनानी पड़ती पूरी, ठीक है। और इंटेंशन में मैं कोई चीज लिख देता। अब ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में मेरे को सब सब कुछ तो पता नहीं है। एक फंड के लिए भाई पूरा का पूरा डिवीजन, पूरी की पूरी फ्लोर होती है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड पे पूरी एक 100-200 लोग काम कर रहे होंगे राउंड द क्लॉक, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया उसमें इंटेंशन में, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि मैंने गलत लिख दिया, मैंने ट्वीक कर दिया स्टेटमेंट को। लेकिन मान लो कि वो हो रहा है, मान लो मैं इसमें ऐसे लिख देता कि इंटेंशन ऐसा है कि भाई ये लोग है ना यूनिवर्सिटीज को फंड करते हैं, और मुझे लग रहा है कि मैंने गलत बना दिया। लेकिन अगर ये सच में करते होते तो इसीलिए जो सॉफ्ट स्टेटमेंट्स होती है ना, उनको गलत अगर मैं करूंगा एज एन एग्जामिनर, तो वो क्या पता सही ही कर दूं मैं उनको, क्योंकि स्कोप वगैरह बहुत वाइड होता है। तो मैं पूरा थोड़ी पढ़ रहा हूँ, मैं तो एक पेपर पे जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से क्वेश्चन बना रहा हूँ ना। तो सेफ ऑप्शन मेरे लिए क्या है कि अगर मान लो, मेरे को पता नहीं है अभी, मान लो ये यूएनईपी और ओईसीडी ने बनाया है, ठीक है, तो मैं दो चीजें और ऐड कर दूंगा, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कर दूंगा कि यूएनईपी और वर्ल्ड बैंक ने बनाया है, ठीक है। तो ये चीजें चेंज करना दे आर वेरी इजी। कि अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं फैक्ट्स वगैरह चेंज कर दूंगा, ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन चेंज कर दूंगा, उसमें से और डेटा चेंज कर दूंगा। तो ये सब चेंज करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट, सेकंड वुड बी रॉन्ग, और आंसर वुड बी वन ओनली। देखो इसमें भी ये हो रहा है कि अगर ऐसा ऑप्शन टाइप है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आंसर इन दोनों में से एक होगा।
ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पे भी अपन ने एक रूल पढ़ा था, वो लग रहा है कि जो सबसे फेमस ऑप्शन है ना यार, वही आंसर होगा। तो क्वेश्चन इज, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2014 वाज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पीस है, डिसआर्मामेंट है और डेवलपमेंट है। सो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ओके, आईआईएससी, इसरो, टीआईएफआर। ठीक है, तो टीआईएफआर तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंडियन स्टेट गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, और बी और सी में देखो सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस भी हैं, यहाँ पे इंडियन है, यहाँ पे इंडियन है। ठीक है, और आईआईएससी से बड़ा, बहुत बड़ा इसरो है। इसरो हमारे बहुत ही फोकस में रहता है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस पे रहता है, प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ जाते हैं, प्रेसिडेंट भी वहाँ जाते हैं। सो इसरो इज द डार्लिंग ऑफ इंडिया और बहुत ही फेमस है वो। तो आंसर वुड बी सी। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन ही बहुत हैं। सो ऑन लेट्स फोकस ऑन मैपिंग। ठीक है, तो कनिष्क कटारिया के मैपिंग से अपन मैप्स कर रहे थे। तो व्हाट वी वर डूइंग वर हिल्स कर रहे थे हम लोग, हिल्स एंड पीक्स कर रहे थे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की हिल्स करी थी, और आज हम साउथ इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। यस, आज हम लोग साउथ इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो बाबा बुदान पे फोकस करते हैं। तो यार, ये ऐसा स्टोरी है कि बाबा बुदान जो है ना, वो किसी शिप में कॉफी के कुछ बीन्स लाए थे और उन्होंने यहाँ पे हिल्स में लगाया था, कर्नाटका में। ठीक है, यहाँ पे कॉफी बहुत ज्यादा होती है, आपको भी पता है कि कर्नाटका इज द नंबर वन प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया। तो बाबा बुदान हिल्स पे कॉफी बहुत ज्यादा होती है, तो बाबा बुदान हिल्स आर इन कर्नाटका। इसको कॉफी से याद कर लेना। अब यहाँ पे ये तीन याद रखो, ठीक है, नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डमम। इनको आप ऐसे याद कर लो, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, एक के नीचे एक। ठीक है, तो नीलगिरी और अन्नामलाई यहाँ गए और उन्होंने कार्डमम खाया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये चार हिल्स आज के लिए हमने करी हैं, बाबा बुदान, नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डमम। ठीक है, कल हमने ये किया था कि अजंता तो है ही महाराष्ट्र में, और हरीश चंद्र जब से बालक थे तब से वो सत्य बोलते हैं। ठीक है, अरावली पता है सबको, राजस्थान में है। गिर का भी पता है, ये बहुत ईजी है। ठीक है, ये हमने पढ़ ही रखा है, DMAM। DM मतलब मैसेज, AM मतलब अरेंज मैरिज, ये अरुणाचल में है, DMAM, दाफला मीरी अबोर में। फिर ये हमने देखा था, गारो खासी जैनता मिकिर के साथ बाय रेल पटाया गए। ठीक है, तो ये हमने देखा था, तो जिसने नहीं देखा वो पुराने वीडियोस देख सकते हैं। सो ठीक है गाइज,